हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1983 में आई ब्रिटिश हॉरर एंथोलॉजी स्क्रीम टाइम का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर्स हैं माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग और स्टैनली ए लॉन्ग। ये गुमनाम मूवी है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन ये कल्ट क्लासिक बनने लायक सामान है। इसमें आप 3 टेल्स देखोगे जो आपको जरा भी निराश नहीं करेंगी। वीडियो के एंड में मैं आपको ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड, जिन्हें जानकर आप समझ जाओगे कि ये गुमनाम क्यों है। तो ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क में और हम देखते हैं एड और ब्रूस नाम के 2 दोस्तों को जो कि एक वीडियो टेप स्टोर में जाते हैं कुछ मूवीज चुराने। और यहाँ पर हम देख पाए द ब्लॉब मूवी। खैर जल्दी से 3 मूवीज चुरा कर वो भाग निकले और सीधा पहुंचे एड के दोस्त मरी के घर में, जहां पर बैठकर ये आराम से इन तीनों मूवीज को एंजॉय करेंगे। हालांकि मरी को बाहर डेट पर जाना था, लेकिन इनके भरोसे घर छोड़कर ये नहीं जा सकती, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ये 1 नंबर के चोर हैं। इसलिए बाहर जाने के बजाय वो ब्रूस को ही लाइन में ले रही थी। पहली मूवी स्टार्ट होती है जिसका नाम है किलर पंच। ये कहानी है जैक नाम के आदमी की, जो कि एक पपेट शो दिखाता है जिसका स्टार है पंच नाम का पपेट। और बच्चे उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ पसंद करने से किसी का घर नहीं चलता। मुश्किल से ही ये कुछ कमा पाता है, जिससे इसकी वाइफ लेना भी तंग आ चुकी है। वो चाहती है कि ये कुछ और काम करे, लेकिन जैक इन पपेट्स को ही अपना जीवन मानता है। इसके अलावा ये और कुछ करना नहीं चाहता, इसलिए लेना अपने बेटे डेमियन को लेकर कनाडा जा रही है अपनी बहन के साथ रहने। लेकिन जैक कहीं भी नहीं जाएगा। जितनी उम्र इसकी बची है उसे यहीं पर अपनी पसंद का काम करते हुए बिताना चाहता है। और इससे भी लेना खुश नहीं, क्योंकि वो चाहती है कि जैक अपने पपेट्स को आग लगाकर इनके साथ चले एक नई और बेहतर लाइफ जीने। हम डेमियन को भी देख पाते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड सूजी को डिनर पर लेकर आया था, और डिनर उनका काफी बेसिक था। लेकिन मेन बात वो नहीं, बल्कि ये है कि डेमियन 1 नंबर का एरोगेंट और बिगड़ैल लड़का है जो अपने बाप की जरा भी इज्जत नहीं करता। और माँ भी उसे नहीं टोकती, क्योंकि माँ से ही तो वो सीखा है कि उसका बाप एक लूजर है। डेमियन उसे गुड्डे गुड़ियों से खेलने वाला बताकर उसका मजाक उड़ा रहा था, और लीना को ये लग रहा था फनी। उसे मना करने के बजाय लीना ने जैक को ही चुप रहने के लिए बोल दिया, और इससे हम समझ पाए कि इस फैमिली में जैक की कोई वैल्यू नहीं है। रात को वो पंच की थोड़ी साफ सफाई कर रहा था कि तभी उसके पीछे कोई आ गया, और वो था डेमियन, जो अपनी गर्लफ्रेंड के आगे अपने बाप को प्रैंक करके कूल बन रहा था। जैक की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपना काम करता रहे या फिर अपनी इच्छा मारकर इनके साथ चले। अगले दिन वो अपना शो करने में मस्त था कि तभी डेमियन अपने दोस्तों को लेकर वहीं पर पहुंच गया। और जैसा कि आप जानते हो, इनके सामने अपने बाप को बेइज्जत करके ये कूल बन के दिखाएगा। शो खत्म करके जैक अपने व्यूअर से डोनेशन ले रहा था, तो उसी वक्त डेमियन उसके बूथ में एंटर होकर बच्चों को पपेट्स का अडल्ट शो दिखाने लगा, जिस वजह से माँ बाप अपने बच्चों को लेकर चले गए और जैक की आज की मेहनत पूरी बेकार गई। लेकिन इतने से डेमियन का मन नहीं भरा। वो जैक के पपेट्स को पानी में फेंक रहा था, और उसे रोकने के चक्कर में जैक ने उसे धकेल दिया, जिससे उसकी ईगो हर्ट हो गई, क्योंकि दोस्तों के सामने उसकी इज्जत का कचरा हो गया, जबकि बाप की इज्जत उछालने में इसे गर्व हो रहा था। गुस्से में अपने बाप का गिरबान पकड़कर डेमियन ने सबके सामने उसे बहुत ज्यादा बेइज्जत किया, और फिर उसके बूथ को जलाकर वो सब चले गए। जैक का सारा सामान जल रहा था, पर किसी तरह उसने पपेट्स को बचा लिया, लेकिन शो अभी ये कैसे करेगा। उधर सूजी डेमियन को बोल रही थी कि तुमने गलत किया, भले ही वो तुम्हारे सौतेले पिता हों। यहाँ पर हम समझ पाए कि जैक इसका स्टेप डैड है, लेकिन इससे डेमियन की हरकतें जस्टिफाई नहीं होती। यही बात सूजी उसे समझा रही थी, लेकिन डेमियन ने उसे भी भला बुरा कहकर भगा दिया। उधर घर जाकर जैक अपने पपेट्स को साफ कर रहा था, तभी लीना उसके पास आई, तो उसने लीना को कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ये बोला कि मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन लीना ने साफ बोल दिया कि मैं तो जा रही हूँ। ये सुनकर वो निराश होकर चला गया, और लीना उसके पपेट पंच को सुनाकर चल दी। इधर डेमियन बीच पर अकेला बैठा था कि तभी कोई पीछे से आया और फट्टे से उसकी पिटाई करने लगा। डेमियन ने बचने की काफी कोशिश की, लेकिन उसने वार कर करके डेमियन को जान से मार डाला। और आपको बता दूं कि फट्टा हमेशा लेकर रखता है पंच। इधर सूजी ने लीना के पास फोन करके डेमियन के बारे में पूछा, तो लीना ने बताया कि डेमियन घर नहीं पहुंचा। जैक को इससे कोई मतलब नहीं था। वो जाकर पंच को फिर से साफ करने लगा, और तभी लीना ने आकर उसे बोला कि इन सब पपेट्स को जला दो। वो फिर से पपेट्स को गाली देकर चली गई। अब रात में अचानक जैक जाग जाता है, क्योंकि कोई उसे पुकार रहा था। वो नीचे जाता है चेक करने, और देखता है कि पंच गायब था, क्योंकि वो तो पहुंच चुका है ऊपर लीना के पास। उसे भी फट्टे बजाकर उसने जान से मार डाला। जैक जब तक पहुंचा वो मर चुकी थी। जैक ने डॉक्टर को बुलाया, और आते ही डॉक्टर ने बता दिया कि ये मर चुकी है। वो पुलिस को बुला रहा था, लेकिन जैक कहता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि पुलिस को लगेगा कि इसे मैंने मारा, जबकि इसे मारा है पंच ने। जैक काफी हाइपर हो चुका था, इसलिए डॉक्टर ने उसे गोली खिलाकर शांत किया। फिर वो पुलिस
पुलिस को फोन लगा रहा था, लेकिन उससे पहले वहां पहुंच गया पंच। फिर दे फट्टा और दे फट्टा। अब तो वो नई नई ट्रिक से मार रहा था। अफसोस के डॉक्टर की जान भी नहीं बच पाई। अगली सुबह वहां पर पहुंची सूजी और वो ऊपर गई तो उसे मिल गई डॉक्टर और लीना की हुक पर टंगी लाशें। उन्हें देखकर वो डर के मारे भागने लगी, लेकिन किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया और वो था पंच, या फिर कहूं कि जैक, जिसे लगता है कि वो पंच है। इसने पंच की पर्सनैलिटी ले ली है और सारे मर्डर्स इसी ने किए, लेकिन ये बात इसे खुद भी नहीं पता। इसे लगता है कि पंच सबको मार रहा है क्योंकि अपने दिमाग में इसने पंच को जीवित कर लिया है और अब उसी का यूज करके ये सबसे बदला ले रहा है। इतने टफ लाइफ और लगातार जलील होने की वजह से ये डेवलप कर चुका है स्प्लिट पर्सनैलिटी। जो इसका नेचर है उसके चलते तो ये किसी को आज तक जवाब नहीं दे पाया, इसलिए जरिया इसने बना लिया है पंच को। अब उससे बचते हुए सूजी एक रूम से होकर बाहर निकल आई, लेकिन जैक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो दोनों एक छत पर पहुंच चुके थे जहां पर जैक उसे मारने वाला था, लेकिन सूजी ने हिम्मत करके उसे नीचे फेंक दिया और वो जाकर गिरा सीधा गार्बेज ट्रक में, जिसकी मशीन में फंसकर वो मारा गया और इसी के साथ ही मूवी एंड हुई। तो आपको क्या लगता है कि इस मूवी का विलन जैक था? मैं तो ऐसा नहीं कह सकता। हाँ, मर्डरर वो जरूर बन गया, लेकिन विलन वो नहीं था। खैर, ये मूवी एंड होते ही मरी तो अपने रूम में चली गई कपड़े चेंज करने, और ये ब्रूस को इशारा था जो वो समझा नहीं। वो दोनों बैठकर अगली मूवी देखने लगे जिसका नाम है ड्रीम हाउस। हम देखते हैं एक मैरिड कपल टोनी और सूजन को जो अपने घर में सो रहे थे, लेकिन सूजन टोनी को बोलती है कि शायद घर में कोई रैट है क्योंकि वो कोई आवाज सुन पा रही थी, लेकिन टोनी ने उसे अवॉइड किया। असल बात यह है कि इस घर में ये कल ही शिफ्ट हुए हैं क्योंकि ये घर इन्हें टोनी के डैड ने दिया है वेडिंग गिफ्ट के तौर पर, लेकिन टोनी इसे पाकर जरा भी खुश नहीं क्योंकि ये एक पुराना रद्दी सा घर है। उसकी माँ मुझसे मिलने आई थी तो यही कंप्लेंट वो उनसे कर रहा था, लेकिन वो कहती है कि शुक्र मना ये भी मिल गया। टोनी का कहना यह है कि ये घर बिक नहीं रहा था इसलिए मुझे दे दिया। फिर तभी सूजन देखती है कि बाहर एक बच्चा उनकी लॉन में साइकिल चला रहा था, लेकिन जब मॉम ने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। इतनी देर में वो चला गया। रात को सूजन बाथ टब में पानी भर रही थी कि तभी अचानक लाइट चली गई। टोनी फ्यूज चेक करने गया तो सूजन को ऐसा लग रहा था मानो कोई वहां पर घूम रहा हो, और जब लाइट आई तो उसने देखा कि सारा पानी लाल हो चुका था। ये बात उसने टोनी को बताई तो वो बोला कि जंग होगा क्योंकि घर काफी पुराना है। रात को सोते हुए उसे फिर से आवाजें आ रही थी तो उसने टोनी को नीचे भेजा चेक करने, और काफी देर तक जब वो नहीं आया तो सूजन भी नीचे गई। तभी वहां पर टोनी ने उसे डरा दिया, इसलिए ये रात टोनी को बितानी पड़ी बेडरूम के बाहर। अगली सुबह टोनी के जाने के बाद सूजन देखती है कि वही बच्चा फिर से लॉन में साइकिल चला रहा था, लेकिन बाहर जाने पर वो गायब था। कुछ देर बाद सूजन सब्जी काटने में लग गई तो उसे फिर से वो बच्चा दिखाई दिया, लेकिन इस बार भी जब वो बाहर निकली तो वो उसे नहीं मिला, पर जब वो वापस अंदर आई तो चाकू पर उसे मिला खून। इस रात भी सोते हुए फिर से आवाजें आ रही थी, इसलिए सूजन ने फिर से टोनी को नीचे भेजा चेक करने। सूजन भी बाहर निकली तो एक आदमी हाथ में चाकू लिए उसके सामने से गुजरा। हार्ट अटैक दिलाने लायक सीन था। खैर, सूजन जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन उसने हाथ अड़ा लिया, पर किस्मत से वो निकला टोनी। अगली सुबह टोनी ने घर के सारे लॉक्स बदल दिए। अगर किसी और के पास घर की चाबियां होंगी तो अब वो नहीं आ सकता। सूजन ऊपर जाती है, लेकिन अचानक वो फ्रीज हो गई क्योंकि रेलिंग पर लगा था खून जो कि उसके हाथ पर भी लग गया। वो जल्दी से टोनी को लेकर आई, लेकिन कोई खून वहां पर नहीं था और सूजन का खुद का हाथ भी साफ था। अब तो वो पागल होती जा रही थी क्योंकि ये सब किसी और को नहीं दिख रहा सिवाय उसके। रात में जब दोनों सो रहे थे तो टोनी की जगह सूजन को दिखाई दिया एक मरा हुआ आदमी। अब सूजन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अगले दिन वो एटिक में थी तो उसे सुनाई दी किसी लड़की की चीख। जैसे ही वो नीचे पहुंची बाहर उसे दिखाई दिया वही बच्चा, लेकिन इस बार पलक झपकते ही वो आ चुका था उसके पास, वो भी खून में लथपथ। डर के मारे सूजन घर के बाहर चली गई तो बाहर से भी वो एक लड़के को घर के अंदर देख पा रही थी, लेकिन जो कुछ भी उसे दिख रहा था पलक झपकते ही वो गायब था। रात में जब वो खाना बना रही थी तो फिर से वही आवाजें आने लगी। अचानक बैक डोर भी खुल गया, जिसे बंद करके एक चाकू हाथ में लेकर वो चल दी चेक करने, लेकिन इतनी हिम्मत वो नहीं कर पाई क्योंकि इस बार उस दूसरे लड़के की बॉडी उसके सामने गिर गई। डर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि सूजन अपना सामान पैक करने में लग गई। तभी टोनी घर पहुंचा, इसलिए सूजन ने जल्दी से सूटकेस छुपा दिया। अगले दिन उसने बुलाया एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मिस बर्न्स को, जो कि पूरी तरह फर्जी थी। बड़ी बड़ी बातें करने के बाद उसने बताया कि यहाँ पर कोई आत्मा नहीं है, अगर थी भी तो मेरे आने से वो भाग गई। अब मेरे पैसे दो और मुझे घर भी छोड़ कर आओ। टोनी तो चल दिया उसे छोड़ने, और टोनी को वो राय दे रही थी कि अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास ले जाओ। उनके जाने के बाद फिर से वही आवाजें आने लगी, इसलिए सूजन पहुंची एटिक में और वहां से निकलकर भागी एक बिल्ली। इसके बाद वो पहुंच गई बेडरूम में तो वहां बेड पर उसे पड़ी मिली उसी आदमी की लाश। ऊपर से वही दूसरा आदमी बाथटब में एक लड़की को मार रहा था उसी चाकू से।
ये देखकर वो बाहर भागी तो वही बच्चा अपनी माँ को ढूंढता हुआ वहाँ पर आ गया और तभी उस आदमी ने उस बच्चे को भी मार डाला। वो नीचे गई तो उस आदमी ने दूसरे लड़के को भी मारना शुरू कर दिया और उसे रोकने के लिए सूजन ने उसके ऊपर फोन फेंक दिया तो उस आदमी ने फोन की वायर से उस लड़के का गला घोंटकर उसे मार डाला। इतने मर्डर्स इतनी पास से देखकर सूजन पूरी तरह सदमे में चली गई, इसलिए मजबूरन टोनी को ये घर बेचना पड़ा। सूजन अब हॉस्पिटल में भर्ती है और अब वो मुश्किल से ही टोनी को पहचान पा रही है और उसने बोलना भी छोड़ दिया। नई मालकिन को घर सौंप कर टोनी जा रहा था तब वो बताती है कि मेरा हस्बैंड बेडरूम में सो रहा है क्योंकि वो बीमार है, बड़ा बेटा ये रहा और छोटा चला रहा है लॉन में साइकिल। दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि यही सब तो सूजन को दिख रहे थे, एग्जैक्टली ऐसे ही। तो यानी कि घर सूजन को पास नहीं बल्कि फ्यूचर दिखा रहा था। ये फैमिली आज ही इस घर में आई है और आज ही एक आदमी इस पूरी फैमिली का मर्डर कर देगा, ये हम जानते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि शुरुआत होगी टोनी से, जो कि बैठा है अपनी कार में। वो आदमी कार में ही छुपा था और सबसे पहले उसने टोनी का गला काट कर उसे मार डाला। इसके बाद बैक डोर से वो एंटर हो गया घर में और कार में पड़े अखबार से हम जान पाए कि ये जेल से भागा हत्यारा है। अब ये ऊपर जाकर बेडरूम में सो रहे पति को मारेगा, फिर बाथटब में नहा रही वाइफ को, फिर छोटे बेटे को और आखिर में सबसे बड़े बेटे को। इसी माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट के साथ ये मूवी एंड हुई। तो क्या इस कहानी का मतलब ये था कि अगर सूजन अपने दिमाग को काबू में रख पाती और घर ना बिकता तो ये फैमिली ना मरती? ये सब दिखाकर घर अच्छाई कर रहा था या बुराई? खैर, इस मूवी के बाद ब्रूस पहुंच गया मरी के पास जो काफी देर से उसी का वेट कर रही थी। ये दोनों लग गए रोमांस में और एड ने चला दी आखिरी मूवी जिसका नाम है गार्डन ऑफ ब्लड। ये कहानी है केविन नाम के लड़के की जिसे पैसों की जरूरत है, लेकिन किस्मत उसकी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही। अपने बॉस से उसने पैसे एडवांस मांगे लेकिन वो देने को तैयार नहीं था। तब केविन ने बोला कि मैं वीकेंड्स पर काम कर लूंगा, लेकिन वीकेंड्स पर पहले से एक वर्कर काम करता है तो ये बात भी नहीं बनी। तभी केविन के पास उसके छोटे भाई टिम का फोन आता है और टिम उसे बताता है एक वीकेंड जॉब के बारे में जिसकी एड छपी थी अखबार में। गार्डन में काम करने के लिए कोई चाहिए था और पहले तो केविन नहीं माना, लेकिन और कोई चारा ना देखकर वो उस घर पे पहुंच गया। वो देखता है कि गार्डन में कई सारे ड्वार्फ्स रखे थे। वहां पर उसका वेलकम किया एमा और मिल्ड्रेड ने। पैसे वगैरह बताकर सब कुछ फाइनल हो गया। तब उन दोनों ने बताया कि गार्डन को ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका ध्यान रखती हैं फेरीज, यानी कि परियां जो कि गार्डन में ही मौजूद हैं। काम पर लगते ही केविन उन ड्वार्फ्स को लाते मारने लगा और उसका काम भी काफी जल्दी पूरा हो गया क्योंकि काम कुछ था ही नहीं। तो वो दोनों उसे बताते हैं लेडी एन और उसके खोए हुए लवर के बारे में जिनकी फोटोज घर में लगी थी। लेडी एन मैरिड थी लेकिन फिर भी उसके कई सारे अफेयर्स थे। उसने परियों के साथ एक समझौता किया हुआ था जिसके तहत परियां ये मेक श्योर करेंगी कि उसके हस्बैंड को उसके अफेयर्स के बारे में कभी पता न चले, और उसे पता भी नहीं चला। लेकिन एक दिन उसे गार्डन में दबी ढेर सारी डेड बॉडीज मिल गई जो थी लेडी एन के जवान लवर्स की। उसके हस्बैंड को उसके आशिकों के बारे में पता ना चले ये मेक श्योर करने के लिए परिया उसके आशिकों को मारकर गार्डन में दफनाती गई। उन सब बॉडीज के मिलने की वजह से लेडी एन को भी सजा हो गई मौत की, और कहते हैं कि उसका आखिरी आशिक काफी बुरी मौत मरा था। इसके बाद वो सारे मरे हुए आशिक उन परियों के गुलाम बन गए। इस कहानी में केविन को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए वो जाने लगा। तब एमा उसे देने के लिए पैसे निकालने लगी और पैसे वो निकाल रही थी एक बड़े से बॉक्स में से जो पूरी तरह भरा हुआ था। बस ये देखकर तो केविन की रातों की नींद उड़ गई। जिंदगी भर इतनी मेहनत क्यों करनी जब दो बूढ़ी औरतों के घर में बड़ा हाथ मारा जा सकता है। अपने भाई टिम और दोस्त फ्रैंक को लेकर वो रात में ही वहां पर पहुंच गया और घर में एंटर होकर केविन और फ्रैंक तो चले गए ऊपर और टिम रह गया नीचे। ये दोनों उस बॉक्स तक पहुंचे जहां पर वो दोनों भी सो रही थी, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि चीजें वहां पर अपने आप ही मूव हो रही थी। अब जैसे उन्होंने बॉक्स को खोला उनके होश उड़ गए क्योंकि वो पूरी तरह खजाने से भरा पड़ा था। नीचे टिम और सामान चुरा रहा था लेकिन अचानक उसकी टॉर्च गायब हो गई। वो अपने आप पहुंच गई थी पीछे, और यहाँ पर हम एक रोशनी को हवा में घूमते हुए देख पाए। फ्रैंक टिम से रस्सी लेकर ऊपर पहुंचा और उसी रस्सी का यूज करके उन दोनों ने बॉक्स को बाहर निकाल लिया। अब वो बॉक्स को नीचे ले जा रहे थे तभी रस्सी भी हवा में उड़ने लगी, लेकिन केविन ये नहीं देख पाया। यहाँ पर भी वो रोशनी हमें दिखाई दी। इधर टिम सारा चांदी का सामान बैग में भर रहा था कि तभी उसके हाथ में आ गया एक ड्वार्फ। वो थोड़ा हैरान हुआ और इसके बाद परेशान भी क्योंकि कुछ ही देर में सारे के सारे ड्वार्फ्स वहां पर पहुंच गए। उन्होंने टिम को घेर लिया था लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गए, इसलिए टिम ने भी ज्यादा नहीं सोचा। बैग लेकर वो निकल रहा था कि तभी एक ड्वार्फ उस पर झपट पड़ा, वो भी अपने असली रूप में। उसका गला घोंटकर उसने टिम को मार डाला। इधर ये दोनों बॉक्स लेकर बाहर पहुंच गए। फ्रैंक को बाहर छोड़कर केविन फिर से अंदर आया टिम को लेने, और तभी गार्डन में से निकलने लगे वो मुर्दा आशिक। फ्रैंक ने उनसे बचकर भागने का ट्राई किया लेकिन वो नहीं बच पाया। इधर केविन देखता है कि फोटोज में लेडी एन और उसका आशिक गायब थे क्योंकि वो तो खड़ी थी उसके सामने। अपनी पावर से उसने केविन के कपड़े फाड़ दिए और फिर लग गई रोमांस में। लेकिन इसके बाद केविन के ऊपर थोड़ी टारगेट प्रैक्टिस करके उसने केविन को मार डाला।
कुछ दिन बाद जब एक नया लड़का वहाँ पर काम करने पहुंचा तो ये दोनों उसे बताती हैं कि हमारा पिछला वर्कर अपने आप ही गायब हो गया था। फिर वो उसे दिखाती है लेडी एन और उसके लवर की फोटो जिसमें लवर था केविन। तो यहाँ पर हम सारा मामला समझ गए। मरने के बाद भी लेडी एन के अफेयर जारी हैं जिनमें लड़कों का इंतजाम करती हैं ये दोनों, क्योंकि यही है वो परियां। लेडी एन उनके साथ रोमांस करती है और कुछ इस तरह उसका आखिरी लवर हमेशा बदलता रहता है। आगे होगा ये नया लड़का और फिर डील के मुताबिक इन सब की आत्माएं बन जाती हैं इन दोनों परियों की गुलाम। तभी तो ये इतना झंझट मोल लेती है और गुलाम आत्माएं हैं वो ड्वार्फ्स जिनकी गिनती बहुत ज्यादा है। अब एमा हमारी तरफ देख कर पूछती है कि क्या तुम्हें परियों पर यकीन है। एड उसका मजाक बना रहा था, तभी टीवी में से निकला एक मुर्दा आशिक का हाथ जिसने एड का गला घोट कर उसे मार डाला। उसकी चीख सुनकर ये दोनों भी अलर्ट हो गए, लेकिन तभी पंच ने फट्टे मार मार कर ब्रूस को भी मार डाला और मरी चिल्लाती रह गई। इसी के साथ ये मूवी हो गई एंड। तो ब्रिटिश एंथोलॉजी में हमेशा ही मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों को बड़े अट्रैक्टिव तरीके से दिखाया जाता है। आप कोई भी एमिकस एंथोलॉजी उठाकर देख लो, स्टोरीज हमेशा बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। इन तीनों ही स्टोरीज में साइकोलॉजिकल एंगल था जिसने हमें भी सोचने पर मजबूर किया और एक भी स्टोरी वीक थी नहीं। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसकी तीनों टेल्स पहले से बनी हुई 3 शॉर्ट मूवीज थी 40-40 मिनट्स की, जिन्हें बाद में काट कर एक साथ फिट करके ये मूवी बनाई गई 90 मिनट्स की, जिसमें एक रैप अराउंड स्टोरी भी डाली गई जो तीनों टेल्स को जोड़े। और जो इसकी रैप अराउंड स्टोरी है वीडियो टेप्स को देखने वाली, उसे बाद में शूट किया गया न्यूयॉर्क में, जबकि तीनों टेल्स बेस्ड है इंग्लैंड में। और वो रैप अराउंड स्टोरी क्रीप शो की सफलता को देखते हुए बनाई गई थी, जो कि इससे 1 साल पहले आई थी और वीडियो रेंटल पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। और ये शापित वीडियो टेप वाला आइडिया बाद में यूज हुआ जापानीज हॉरर फ्रेंचाइज रिंग में, जिसे बाद में हॉलीवुड में भी रीमेक किया गया। तीनों शॉर्ट मूवीज कुछ इस प्रकार रिलीज हुई थी। ड्रीम हाउस रिलीज हुई थी 1981 में, किलर पंच हुई थी 1982 में और गार्डन ऑफ ब्लड हुई थी सेम साल 1983 में। और खास बात यह है कि ये मूवी खुद भी दोबारा रिलीज हुई थी 1986 में। किलर पंच का असली नाम है दैट्स द वे टू डू इट और गार्डन ऑफ ब्लड का असली नाम है डू यू बिलीव इन फेरिस। और जब स्टोर से मूवी चुराई गई थी तब वहां पर ड्रीम हाउस का नाम था स्क्रीम हाउस। फन फैक्ट ये है कि एडवर्टाइजमेंट में तीनों टेल्स के नाम कुछ और थे, पपेट मैसेकर, हनीमून, ब्लड बाथ और गार्डन ऑफ द वॉकिंग डेड। 2010 में आई मूवी साइकोसिस रीमेक है ड्रीम हाउस टेल का। रैप अराउंड स्टोरी को शूट करने के पैसे ऑलमोस्ट खो गए थे। $1.5 लाख कैश स्टैनली लॉन्ग के भाई के पास था, जिसे वो शहर के हेलीपोर्ट पर ही छोड़ गए थे। बाद में जब एहसास हुआ तो वो जल्दी से वापस गए और किस्मत से ब्रीफ केस वहीं पर पड़ा था और उसके अंदर पैसे भी। सेकंड टेल की मिस बर्न्स यानी कि वेरोनिका डोरन पहले काम कर चुके हैं हॉरर हाउस में, जो कि माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग की फिल्म थी। स्टैनली और माइकल के द्वारा बनाई गई ये दोनों की ही आखिरी फिल्म है और उनके आधे दर्जन कोलैब्स में भी आखिरी। ये आखिरी मूवी है एन लिन और लैली बॉर्स की और पहली मूवी है डेविड वैन डे की। तो ये थे ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और ये भी जरूर बताना कि इन तीनों में से आपको सबसे अच्छी टेल कौन सी लगी। मेरी होगी सेकंड वाली, उसने बहुत ज्यादा शौक दिया। बाकी नेक्स्ट एंथोलॉजी के लिए आपको करने होंगे 1000 कमेंट्स। जितनी जल्दी होंगे उतनी जल्दी वीडियो आने के चांस होंगे। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन एडवांस में आपको दिखने लगे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। और एंथोलॉजी वाली प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो, उसमें ढेरों ऐसी मूवीज आपको मिल जाएंगी जिनमें हॉरर के साथ आपको दिखेगा मोरल। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।